26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जनार्दन से प्रधान संपादक भोजपुरी राज संदेश अपने गांव में सिरौली में झंडारोहण के पश्चात भोजपुरी समाज के साथ पूरे देश और पूरे विश्व के लोगों को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। सबको मैं बधाई दे रहा हूं। साथ ही भारत के आज़ादी के सूत्रपात परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के और परम श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के पीढ़ी में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो लोग भी आहुति दिए, एक गांव के गली से लेकर के, एक पगडंडी से लेकर के शहर तक, देश विदेश में भारत की आज़ादी का जो सूत्रपात में जो आत्माहुति दी, एक कदम भी चले, चिंतन भी किए, मन से भी सोचे, आर्थिक उन आंदोलनकारियों को आर्थिक सहयोग किए, उनको भोजन दिए, उन सभी लोगों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। संसार के सभी लोग सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब में प्रेम हो। शास्त्र में विवेक का सूत्र है, संग सध्वम संग बद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः संस्कृतः। आज भारत देश वास्तव में 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आजादी का ये भी एक जन्मोत्सव है, 73वां। लेकिन जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। जिस पर गिरकर उदर दरी से हमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर किया है, जिस पर हुए समाप्त हमारे पूर्वज प्यारे, जिससे हुए प्राप्त ये सुख साधन सारे, यह पुण्य नहीं भारत नहीं, हम इसके संतान हैं, कर इसकी सेवा पा सकते सम्मान है। आज हमारी माँ भारती चीख चीख करके पुकार रही है कि आए भारत के दूतों, भारत के सपूतों, फिर से जागो। यहाँ फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी से विभूतियों की जरूरत है। ये धरती ऐसे बेटों की मांग कर रही है, ऐसे सपूतों की मांग कर रही है। भारत की व्यवस्था इस समय चरमावस्था पर, पूरे भारत की व्यवस्था चरमावस्था पर भ्रष्टाचार है, चरमावस्था पर शोषण है, सारा व्यवस्था का ताना माना तंत्र जो है टूट चुका है, सारा ताना टूट रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को एक नई आजादी की जरूरत है। आज भारतवर्ष को, इस माँ भारती को, भारत माँ के सपूतों को एक नया आजादी की जरूरत है। जो अंग्रेज सफेद थे, गोरे और काले कहे जाते थे, गोरे अंग्रेज चले गए। आज भारत देश जो है इन भारत के भारतीय अंग्रेज से गुलाम है। यहाँ के जो शोषण, हर परिवार में एक अंग्रेज हो गया है,
हर गांव में एक अंग्रेज हो गया है, हर जिला में एक अंग्रेज हो गया है। पूरे देश में इस तरह की माफिया राज हो गया है। बड़ी स्थिति भयावह है। वास्तव में दर्द से देखा जाए, हृदय से सोचा जाए, मन से सोचा जाए तो लगेगा कि भारत का कौन माई बाप है? कोई माई बाप दिखाई नहीं दे रहा। भारत देश कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता है। हम चल रहे हैं, अंधा चल रहा है। मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ? आदमी का ज्ञान नहीं भूलता जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था एकदम 100% व्यवसायिक हो गया है। पैसा नहीं है तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, पैसा नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं बनेंगे, पैसा नहीं है तो वकील नहीं बनेंगे, पैसा नहीं है तो प्रोफेसर नहीं बनेंगे, वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। पैसा पैसा पैसा। ये शिक्षा सब विद्या या विमुक्ति। विद्या वह है जो विमुक्ति प्रदान करती है, और वह विद्या आज हो गया है। पैसा नहीं है तो MBBS नहीं कर पाएंगे। पैसे की व्यवस्था भारत देश में तमाम जो छोटे तबके के लोग हैं, समाज के अंतिम कतार के लोग हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ, ये हो सकता है, ये मिथक है। 100 में 1, 2, 4, 5 जिन बच्चों के पास संस्कार मिल गया, जुनून है, ये नहीं है वो कैसे भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, भाग्य संयोग साथ जाए, व्यवस्था आर्थिक असुविधाओं में रह करके भी निकलते हैं, ऐसे भी लोग हुए। हम चाहेंगे इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग का व्यवसायीकरण, तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो शिक्षा में आ गए। अपनी कंपनियों को बंद करके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, और तमाम भारत के बड़े बड़े शहरों में लोगों में क्या है, तो मेडिकल हब, इंजीनियरिंग हब, एजुकेशन हब बना दिया है। वहाँ लड़के पैसा देते हैं, एडमिशन होता है, रहते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, उनका सोच ही नहीं है। इसलिए भारत देश में मानव मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। आज सबसे बड़ा समस्या है नैतिकता। नैतिकता समाज से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। नैतिक मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। आप कितना भी अच्छे आदमी हैं, कितना भी भावना अच्छी है, नैतिकता हो या न हो, पैसा है, पावर है तो आप नैतिक है, आप विद्वान है, महान है। लेकिन देश में आज भी संत है, आज भी समाज सेवी है, आज भी सकारात्मक सोच करने वाले लोग हैं, आज भी एक से एक लोग के विद्वान है गांव में जिनको उपेक्षित हो रहा है। साहित्य के क्षेत्र में भी व्यवसायीकरण हो गया है। बड़े बड़े IAS, रिटायर IAS, IPS, बड़े बड़े नेता, पैसे वाले, कैपिटलिस्ट, जो बुद्धिजीवियों को खरीद लेते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसरों को, विद्वानों को पेमेंट पर रख करके किताब लिखवा करके अपने नाम से छाप देते हैं, और बड़ा बड़ा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार पाते हैं। ये है, वो है, वो है। और समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विद्वान हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात कोई लिखने वाला नहीं है, उनके लिखे हुए चीजों को कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। एक बीमारी। इसलिए समाज आज जल रहा है। भारत की आजादी को एक नई चीज की जरूरत है। देश में व्यवस्था कौन हुआ? भारत की संविधान बना। भारतीय संविधान कैसे बना? तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ऐसे ऐसे महापुरुष लोगों ने भारत का संविधान बनाया। लेकिन संविधान बनाते समय उन्होंने क्या सोचा? उनके पास क्या था? कौन सा दर्शन था? तो किस दर्शन के आधार पर भारत का संविधान बनाए? उन्होंने सोचा कि अमेरिका का पूंजीवाद और रूस का साम्यवाद, उस समय पूंजीवाद साम्यवाद चरमावस्था पर था। तो अमेरिका समृद्ध देश था, रूस समृद्ध देश था। दोनों के पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों व्यवस्था को लेकर के भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत का संविधान बना। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपके बैंक में करोड़ों अरबों रुपया रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके नाम से 50 बीघा खेत नहीं रहेगा। 50 बीघा खेत पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब बैंक में कितना पैसा आता कोई मतलब नहीं। ये है साम्यवाद और पूंजीवाद की व्यवस्था। भारत में अमीरी रेखा का कोई सीमा नहीं है। अमीरी रेखा तय करने की सीमा होना चाहिए कि कौन आदमी कहाँ तक अमीर हो सकता है, कितना संपत्ति रख सकता है।
इसलिए श्री प्रभात सरकार ने जो प्रौत फिलॉसफी दिया है, प्रौत दर्शन दिया है, उसका पहला सिद्धांत है किसी भी व्यक्ति को समाज की स्पष्ट अनुमति अथवा सहमति बिना भौतिक संपत्ति संग्रह नहीं करने दिया जाएगा। यह पहला सिद्धांत प्रौत का है। 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत पर आप रिसर्च कीजिए। समाज की स्पष्ट अनुमति अथवा सहमति के बिना भौतिक संपत्ति संग्रह नहीं कर सकते। यह व्यवस्था है। व्यवस्था पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या है? जितना भी पैसा रखिए, ईमानदारी से रखिए, बाबानी से रखिए, चोरी से रखिए, शोषण करके रखिए। पूंजीवाद में हुआ शोषण करके, शोषण करके। अंबार पूंजीपति देश में पहले 20 घराने थे जो पूंजीपति कहे जाते थे। आज सैकड़ों घराने, हजारों घराने हैं जो टॉप में पूंजीपति हैं, बिलियनर्स मिलियनर्स पड़े हुए हैं। उसी तरह से साम्यवादी व्यवस्था, उसका भी इदारा है। वो साम्यवाद व्यवस्था में क्या होता है? स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म, सारा धन जो संपत्ति जो है केंद्र में रहता है और वहां से चलता है। आम जनता गुलाम गरीब हो जाती, गुलाम हो जाती है। तो यहाँ मिक्स इकोनॉमी में ही स्थिति है। मजहबी व्यवस्था क्या है? मजहबी व्यवस्था कि हमारा मजहब क्या कहता है, हमारा हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म क्या कहता है, किस चीज पर कौन सा दोष है, कौन सा अपराध है, उसको मान के चलता है, उसके अनुसार काम करता है। क्या है मजहबी व्यवस्था? कोर्ट पर बैठे हुए हैं, गीता नीचे रखा हुआ है, महात्मा गांधी का फोटो जज के सामने बैठा हुआ लगा हुआ है और वह गवाह जाता है और बोलता है कि जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा। गवाह शराबी है, शराब पी के गया है, पैसा लेके गया है और गांधी जी के फोटो रखता है, बोलता है कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, कसम खाता है। क्या सत्य बोलता है? ये क्या है? मजहबी व्यवस्था का प्रभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज समाज में पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स इकोनॉमी और मजहबी व्यवस्था, ये सारों फेल है। इसलिए सेल्फ सेंटर फिलॉसफी, मैटर सेंटर फिलॉसफी, डोगमा सेंटर फिलॉसफी। डोगमा सेंटर मजहबी अंधविश्वास, जड़ता, भाव जड़ता वाला, और गॉड सेंटर फिलॉसफी। आज भारत को और सारे संसार को गॉड सेंटर फिलॉसफी की आवश्यकता है। गॉड सेंटर फिलॉसफी की व्यवस्था में क्या होगा? राजा जनक जैसे, चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे राजा जनक बैठे हुए हैं, सामने सिंहासन जल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई नहीं, वो संत होता है। चाणक्य चंद्रगुप्त का क्या है? चाणक्य की बात ईमानदारी का, नैतिकता का प्रतीक। चाणक्य चंद्रगुप्त का शासन आता है, वैसा शासन दुनिया में दोबारा कभी नहीं हुआ। आज हमको चाणक्य की जरूरत है और चंद्रगुप्त की भी जरूरत है, लेकिन राजनीतिक पद लाभ का पद गया, राजनीति का पद पैसे का पद गया, पावर का पद गया। राजनीति के लोगों को पेमेंट नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी व्यवस्था लेगा, शासन लेगा, उनका कोई पेमेंट नहीं होना चाहिए, उनका कोई पेंशन नहीं होना चाहिए। किसी भी एमएलए, एमपी, सांसद, एमएलसी, किसी इस तरह के लोगों का पेमेंट नहीं होना चाहिए। ये पेमेंट वाला पद नहीं है, सेवा का पद है। उनको सही मानदेय देकर के काम करना चाहिए, पेमेंट नहीं होना चाहिए। पेमेंट पर उसके बाद से पेंशन शुरू हो जाता है। ये सब व्यवस्था दोहरीकरण है, पैसे का दुरुपयोग है, ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सभी बुद्धिजीवी जो देश के नैतिकवादी बुद्धिजीवी हैं उनको अपील करते हैं उनसे कि देश की व्यवस्था में गॉड सेंटर, ईश्वर केंद्रित व्यवस्था हो, जहां धर्म की व्याख्या संविधान में गलत हो गया है। भारत के संविधान में धर्म और आरक्षण दो शब्द की व्याख्या सही नहीं हुई है। धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है, धर्म का मतलब मुस्लिम धर्म नहीं होता है, ये मजहब है, उपधर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म बृहद ऐसा प्राणी धारण च धर्म, अनंत को जो धारण करता है, बृहद को जो धारण करता है, जो यूनिक माइंड है, अणुमन और भूमा मन को, विश्व मन को धारण करता है, वो धर्म है। तो धर्म मानो उसको भागवत धर्म कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह से आरक्षण एक जहर हो गया। आरक्षण दिया गया 10 साल के लिए, आरक्षण जाति आधारित रह गया। आज आरक्षण का व्यापक दुष्प्रभाव है। आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था पर चिंतन होना चाहिए और जो वास्तव में शिक्षा से
और अर्थ से, जिसके पास रोटी नहीं है, शिक्षा नहीं है, शोध करके किसी भी समाज का, किसी भी जात का हो, उसको आरक्षण में नंबर 1 पर रखना चाहिए। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, उसको आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण का मतलब क्या? किसी जात का मंत्री है, किसी जात का IAS है, उसके लड़कों को आरक्षण मिलता है, क्या मतलब है आरक्षण? और इस तरह से लोग, जुनूनी लोग दिन भर जो OBC, जो दलित, सामंत और सवर्ण की बात करते हैं, वो समाज विरोधी हैं। जो भी आदमी सवर्ण की बात करता है, जो भी आदमी बैकवर्ड की बात करता है, जो भी आदमी दलित की बात करता है, वो समाज विरोधी है, मानवता विरोधी है। मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। मानव समाज एक और अविभाज्य है। मानव समाज को बंधुओं मत बांटो, मानव समाज को बांटोगे तुमको प्रकृति नहीं छोड़ेगी। इसलिए पूरे दुनिया में एक विश्व भित्तिक समाज होना चाहिए। विश्व भित्तिक समाज, प्रौद्ध दर्शन के आधार पर विश्व भित्तिक समाज की परिकल्पना है। एक भारत, संपूर्ण भारत की भाषा होनी चाहिए, संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा, संपूर्ण भारत के सभी अंचलों की आंचलिक भाषा, नेशनल भाषा, लोकल भाषा, सभी भाषाओं की मान्यता होनी चाहिए। हम जहाँ है यह भोजपुरी भाषा है, यहाँ की भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी काशी राज, काशी का भाषा काशी से चला है, वो शिव की नगरी है और राजा भोज यहाँ के राजा थे। भोजपुरी की अपनी संस्कृति थी, जहाँ आध्यात्म से भरपूर था, विज्ञान से भरपूर था, सभी कला कौशल से भरपूर था, शास्त्र से भरपूर था, सभी तरह की विद्याएं यहाँ होती थी। आज भोजपुरी अपराध और भ्रष्टाचार का क्षेत्र बन गया, क्या मतलब है? इसलिए भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता भी देना एक अधिकार है। और भारत की जितनी भाषाएं हैं, जो आंचलिक भाषाएं हैं, उनकी मातृभाषा है, उनको संवैधानिक मान्यता दे करके उनका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारे देश में सत्ता का ही एक प्रॉब्लम है, सत्ता की समस्या। तो सत्ता के लिए लोग, जब सत्ता में जो चीज दिखाई देता है उसको लोग कर देते हैं। भाषा को लेकर के मैथिली को, डोगरी को केंद्र सरकार ने मान्यता दे दिया, भोजपुरी को नहीं दिया। यहाँ के इसके लिए दोषी है भोजपुरी क्षेत्र के नेता। भोजपुरी क्षेत्र के नेता यहाँ भोजपुरी क्षेत्र में राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक दिया है भोजपुरी क्षेत्र का। इन लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया, वो खाली सत्ता में आबाद बने रहने के भोजपुरी को मान्यता दी। इसलिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि भारत को एक नए नेता को, भारत माँ को एक नैतिक मानव की जरूरत है, भारत माँ को नैतिक लोगों की जरूरत है, भारत माँ को चरित्रवान लोगों की जरूरत है, भारत माँ को समाज सेवी की जरूरत है, जो विशुद्ध समाज सेवी है। ऐसा समाज सेवी जो सर्टिफिकेट लेके जब तक पद में रहे, IAS हैं, IPS हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, बहुत भ्रष्टाचार की अपने लाइफ में, अपने शासन में, और रिटायर होने के बाद लिखते हैं समाज सेवी, बड़े साहित्यकार। तमाम ऐसे सर्च कीजिए, NGO बना के चलाते हैं जो रिटायर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शुरू से समाज सेवी हो उसकी बात कर रहे हैं, वो समाज सेवी है। लेवल आके जो नया नया पैसा वाला आ गया, कंपनी वाला आ गया, ठेकेदार आ गया, 4 पहिया गाड़ी ले लिया, बोलेरो ले लिया, पैसा ले लिया, नेता बन गया, समाज सेवी। समाज सेवी क्या समाज सेवी है? पैसा 2 नंबर का उसके पास से आता है, बाहर से पैसा आता है, भीतर से पैसा आता है, साइड में पैसा आता है, उस पैसों को जनता में लुटाता है, खर्च करता है और बोलता है मैं बहुत बड़ा समाज सेवी, बहुत बड़ा नेता हूँ। नेता जो जनता के बीच चलता हो, जनता के दर्द को बांटता हो, पैदल चलता हो, उसकी जरूरत है। ऐसा सुभाष चंद्र बोस की भारत को जरूरत है। भारत वर्ष को एक सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। नेताजी की 23 जनवरी की जन्म तिथि पर मैं पुनः उनको नमन करता हूं और याद करता हूं कि हे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरा भारत में आइए और भारत की व्यवस्था को देखिए, भारत माँ को बचाइए। और हे स्वामी विवेकानंद जी, भारत में पुनः आपका आगमन हो और भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य को पुनर्गले लगाइए। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।